नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज राजनीतिक मुद्दे से हटकर एक ऐसे सामाजिक मुद्दे की बात होगी जो हमारे समाज में नासूर की तरह चुभ रहा है। इसकी चपेट में आकर कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके शिकार लोग अपनी जान देने तक से गुरेज नहीं कर रहे। दरअसल आज चर्चा उस कानून की करेंगे जो बनाया तो गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि इन कानूनों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा। हालांकि इन कानूनों के गलत इस्तेमाल के कितने मामले हैं इसे लेकर कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, मगर कानून के जानकार ये मानते हैं कि कई बार महिलाएं इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे ही एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़ा कानून देश के सबसे ज्यादा एब्यूज्ड कानूनों में से एक है। एक सर्वे रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसका ज्यादातर गलत इस्तेमाल शहरों में पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही हैं। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो इस कानून से वाकिफ है वही इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नतीजे में घर परिवार टूट रहे हैं। एक पक्ष को शेल्टर देने वाला कानून दूसरे पक्ष के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मौजूदा समय में आए दिन इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जब पति पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होकर अपने जीवन की इह लीला समाप्त कर रहा है। और तो और कई ऐसे मामले भी सामने आए जब पति ने पत्नी के नाम पर लाइव सुसाइड किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज के समय में हमारे समाज का बदलता परिदृश्य है या और कुछ? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज का मुद्दा है पतियों की सामत, पत्नियां बनी आफत। तो दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा अधिनियम सामान्य तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यही कानून दूसरे पक्ष यानी पुरुषों के लिए गले की फांस बन गया है। जी हां, इसी को लेकर भोपाल में अब पुरुष प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग उठने लगी है। इसके समर्थन में काम करने वाली संस्था वॉच लाइक का मानना है कि महिलाओं के हित में बने कठोर कानून का बेजा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाएं कानून का सहारा लेकर न सिर्फ अपने पतियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं, बल्कि उनके घर के हर सदस्य को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। नतीजे में न सिर्फ परिवार बिखर रहे हैं, बल्कि पुरुषों के बीच सुसाइड जैसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मारा प्रॉपर्टी के लिए तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माय पेरेंट्स। ये मेरे बच्चे हैं दो इतने छोटे छोटे, कति परवाह ना उन्हें बालकों की कहती मर जा मेरे से। तो बाबूजी हम 3 मौत हो रही है उसे ना जिंदगी में, या तो सजा या पूरी फांसी होनी चाहिए। बेंगलोर में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का सुसाइड मामला हो या दिल्ली की व्यवसायी पुनीत खुराना की खुदकुशी का मामला हो, आगरा में पत्नी से परेशान टीसीएस मैनेजर का लाइव सुसाइड वीडियो हो, या फिर बुलंदशहर में टैक्सी चलाने वाले एक शख्स को अपने 2 मासूम बच्चों के साथ खुदकुशी का मामला हो, सभी में एक बात कॉमन है। इन सभी आत्महत्याओं में मरने वाले शादीशुदा हैं और आत्महत्या के पीछे है पत्नियों का उत्पीड़न। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हालात से हार चुके और मौत को गले लगाने वाले खुद अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है कि देश में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो 90% मामलों में सामने आती ही नहीं है, लेकिन जब जब सामने आती है समाज को झकझोर के रख देती है। पुरुष प्रधान देश भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कठोर कानून बनाए गए, लेकिन उन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल अब पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। वैवाहिक ब्लैकमेल जो होता है महिला करती है कि तुम मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं ये कर रही हूँ, नहीं तो मैं ये कर रही हूँ। इसी में भी लोग प्रताड़ित हो के अपनी जीवन देने के उसमें आ रहे हैं, जीवन त्यागने के उसमें आ रहे हैं। आरोप है कि कानून का गलत इस्तेमाल कर महिलाएं पुरुषों और उनके परिजनों को प्रताड़ित कर रही हैं, जिसके चलते पुरुष गहरी मानसिक वेदना झेल रहे हैं। नतीजतन खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। सिर्फ आवेदन दिया
उस पर सब कुछ हो गया। हमारे पास इतने सारे सब कुछ एविडेंसेस हैं, इवन मेरे घर पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है उस दौरान। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और बिना मुझसे कंसल्ट के एफआईआर दर्ज हो जाता है मेरे खिलाफ। 2020 में फिर वो चली गई, फिर दोबारा वापस नहीं आई। हमने बहुत कोशिश की, हमारे घर वालों ने बहुत कोशिश की कि उसको मना लेते हैं, क्योंकि एक बार रिश्ता जो टूट जाएगा तो फिर दोबारा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर वो बोली कि नहीं, या तो फिर आप है ना मेरी शर्तें मानिए। ऐसे में भोपाल की वॉच लाइक संस्था पत्नी पीड़ित पुरुषों के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। संस्था से जुड़े वकील राजकुमार पांडे का कहना है कि आत्महत्या कोई हल नहीं है, पुरुषों को अपने इंसाफ की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, सुसाइड हल नहीं है। इसका हल उसको फाइट करने से है। आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं, उसमें एक्शन ले। हम आपको निःशुल्क कानूनी सहायता देने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश समेत देश की अदालतों में ऐसे हजारों मामले पेंडिंग हैं, जहां पत्नी पीड़ित इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इंसाफ में देरी, मानसिक प्रताड़ना और अपना सब कुछ खो देने का डर पुरुषों को खुदकुशी जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कैमरामैन अमित सियोटे के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो पतियों की सामत, पत्नियां बनी आफत, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ चंदना अरोड़ा जी हैं, संयोजक वॉच लीग भोपाल से हैं। बहुत संभव सोगानी जी हैं, एडवोकेट हैं, हमारे भोपाल से ही हैं। आफ्ताब अली जी हमारे साथ पीड़ित जुड़े हैं, जल्द ही जुड़ेंगे। सूरज पडियार जी पीड़ित हैं, साथ ही योगराज सिंह रिटायर्ड एसपी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संभव जी, आपसे ही हम पीड़ितों से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों एक्सपर्ट से चर्चा कर लेते हैं। नया संशोधन हुआ है, आपको भी मालूम होगा, पहले 498 दहेज उत्पीड़न, उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ उसमें जो धाराएं थी उसको नरम किया है, पहले बहुत सख्त थी। अब कौन सी धारा इस पे लगती है, जिस तरह से दहेज उत्पीड़न की है या घरेलू हिंसा की है? और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुरुष उसमें रिपोर्ट करता है तो उसमें सुनवाई नहीं होती है, महिला रिपोर्ट करती है, जैसे हमने आपको दिखाया, वो तुरंत सुनवाई हो जाती है। आखिर क्या कानूनी प्रावधान है इसमें और अड़चने क्या है? पांडे जी, इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं जी। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ जी, उस टाइम ये देश में पुरुष प्रधान देश था, आज भी है, लेकिन उस टाइम महिलाओं के अधिकारों के लिए और उनका हनन ना हो उसके लिए विशेष कानून बनाने की ज़रूरत थी जी। और उसको देखते हुए जब हिंदू मैरिज एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट और ये सब संबंधों से रिलेटेड अधिकार के कानून बनाए गए, जब महिलाओं को उनके अधिकार को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस बनाए जी। इसमें प्रमुख ये था कि जब पुरुष शादी कर रहा है तो पहले, जब मैंने आपको बताया आज़ादी के टाइम पे, अगर आप देखेंगे तो 70% से ज़्यादा महिलाएं उस टाइम घर पे काम करती थी जी, खुद इंडिपेंडेंट नहीं थी, जिसकी वजह से उनका जो मतलब जिंदगी के जीने का और जो भी उनके खर्चे होते थे वो उनके पति के आय से हुआ करते थे। इसीलिए उस टाइम जब कानून बनाया तो मेंटेनेंस एक्ट में ऐसा बनाया कि अगर पति पत्नी को छोड़ भी देता है तो उसको सिर्फ मेंटेनेंस देना पड़ेगा जी, और अगर वो उसको प्रताड़ित करता है तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। तो बेसिकली 3-4 ऐसे प्रोविजंस बनाए, एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, एक हिंदू मैरिज एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर, अडॉप्शन एक्ट के अंदर, एक आईपीसी के अंदर, कि उसको क्रिमिनल केस भी बनेगा, उसके ऊपर मेंटेनेंस का भी केस बनेगा, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस बनेगा अगर उसको दहेज के लिए प्रताड़ा जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है। इस तरीके से उस समय की सिचुएशन को देखते हुए महिलाओं के अधिकार को बचाने के लिए, अधिकारों को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए कानून और अच्छे कानून बताकर उनको सुरक्षा दी गई। अब जब देश में परिवर्तन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, लोगों ने पढ़ाई करी, पढ़ने के बाद लोग सुधरे, समझे, सोसाइटी और सिविक सेंस जागा, तो मेरा ये मानना है 1990, 2000, 2010 के शतक आते आते काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया हमारे भारत में जी। अब के यहाँ तक ऐसा सिनेरियो हो गया कि आज देखें तो शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ कि 50% महिलाएं जो हैं वो आज वर्क फोर्स के अंदर आती हैं और वो अपना खुद का जीवन में कमा के अपना जीवन यापन कर सकती हैं जी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जो कानून 1955 में 1960 के बीच बना, उस कानून में आज वक्त के साथ थोड़ा परिवर्तन होने की ज़रूरत थी जी।
अब वो परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या हुआ कि जो उनके विशेष अधिकारों को बचाने के लिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी थी, अब हम उसको देख रहे हैं कि वो ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। अब मिसयूज़ ऐसे हो रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी महिलाएं जब उनका एक डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है अपने पति से या पति के घर वालों से, तो वह पुलिस थाने जाकर, कोर्ट जाकर, तीनों चारों कानून के अंदर उनके ऊपर केस लगाकर उनको प्रताड़ित करने लगती हैं। जी। जैसे कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि 95% से ज़्यादा जो केसेस हमारे देश में इन एक्ट में लग रहे हैं वो सारे फर्जी हैं, झूठे हैं और गलत तथ्यों पे लग रहा है। तो ये एक टैक्टिक्स क्या हो गई कि इस तरीके से सामने वाले को परेशान करके उससे मेंटेनेंस, उससे महीने भर का जो उसका आय वह है वो ज़्यादा लेने का एक स्कीम बन गई। और फिर जब हम तलाक दें तो उस तलाक में एक परमानेंट एलिमनी देकर उसको ख़त्म करने का रिवाज बना, जिसके अंदर वो एक हैंडसम अमाउंट उस व्यक्ति से लेकर तलाक दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस कानून का कहना चाहिए वक्त के साथ थोड़ा मिसयूज़ ज़्यादा होने लगा, और उस मिसयूज़ हो जाने की वजह से ऐसी जो अभी आपने बताई सिचुएशन अराइज होने लगी। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। दूसरी हमको जो चीज़ समझनी कि वक्त के साथ, जैसे मैंने आपको कहा, कानून की बदलने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारी नीड 1947 में थी या 1960 में थी, वो त्रिपाठी जी आज 2025 में है क्या? जी। आज महिलाओं की वो स्थिति है क्या जो 1950-1960 में थी जब ये कानून बना था? अगर नहीं है तो मेरा ये कहना है कि फिर उसके हिसाब से कानून में संशोधन होकर कुछ नियमों को जो सख्त बनाए थे उनको थोड़ा सा राहत देकर दोनों की तरफ से बनाने चाहिए। जी। मैं खुद वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं फैमिली मैटर्स के। यहाँ भी आते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, हाई कोर्ट भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हूँ। मैं अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में ही मैटर में था, तो पिछले महीने मैंने उसमें आपको इसलिए ऑब्जर्व किया कि मैं पुरुष की तरफ से आऊँ या महिलाओं की तरफ से आऊँ। अगर मैं महिला की तरफ से वकील हूँ तो मेरे लिए वो केस लड़ना बहुत आसान है, क्योंकि कानून की जो नियमावली वो मेरे लिए बहुत फेवर की है। बहुत सारी चीज़ें मेरे को बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रूव नहीं करनी पड़ती। मेरी पुलिस कंप्लेंट बहुत जल्दी और सीरियसली ली जाती है। मेरी कंप्लेंट में कॉग्निजेंस बहुत जल्दी होता है, एफआईआर जल्दी दर्ज होती है। पुलिस में भी, कोर्ट में भी जाते हैं तो मेंटेनेंस का जो एक इंटरिम मेंटेनेंस होता है वो एक तय सीमा में माननीय न्यायालय तय करता है, जो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी का मिसयूज किया जा रहा है लड़कों के विरुद्ध। और अब मैं लड़कों की तरफ से आता हूं तो क्या रहता है कि उनको शुरू से इन तीनों चारों चीजों में मानसिक प्रताड़ना रहती है कि जब तक वो सोचें समझें कि मैं परिवार में अब आगे बढ़ूं या क्या सोचूं, जब तक तो वो उनके ऊपर ऐसे 3-4-5 केस लग जाते हैं जिससे उनका समाज में भी नाम खराब होता है और उनको फिर डे टू डे कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार आना पड़ता है, जिससे वो परेशान होकर फिर अपनी पत्नी से मेंटेनेंस पे, एलिमनी पे एक रकम देके म्यूचुअल तलाक लेने की सोचते हैं। नहीं, ये तो सोचते हैं। थोड़ा सा संभव जी संक्षेप में जानना चाहूंगा कि भाई जैसे अभी हमने जो आपको सामने प्रकरण दिखाया, सुसाइड कर लिया उनने या सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये अगर पुलिस के पास जाते, खैर ये हम योगी राज सिंह से भी पूछेंगे, पुलिस के पास जाते, इनकी रिपोर्ट लिखे, ऐसा कोई कानून नहीं है। और नए कानून में अब कौन सा धारा है? ये पहले 498 थी, अब क्या धारा है? देखिए कैसा है, विशेष कानून तो है नहीं जी। विशेष कानून पुरुषों के ऊपर ये प्रताड़ना के लिए कोई कानून नहीं है। अगर है तो वो सिंपल जो आईपीसी के अंदर किसी एक को परेशान करने का कानून है वो है। तो कैसा हुआ कि वो एक जनरलाइजेशन हो गया, सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे किसी चीज़ से प्रताड़ित कर रही है और उसके लिए मैं जा सकता हूँ, ऐसा एक स्पेशल सेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस भी और कोर्ट भी, न्यायालय भी उस पर इतनी तेज कॉग्निजेंस नहीं लेता। एक नॉर्मल व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है वैसा करके जो धारा है वो धारा इसके अंदर लगती है। नहीं, जो अभी शाह साहब ने जो कानून में परिवर्तन किया, धाराओं में परिवर्तन किया, उसमें भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं आया। नया कानून ऐसा है त्रिपाठी जी, आईपीसी की जो नई धाराएं आई कानून में तो कोई चेंज नहीं है, उसमें सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज है, लेकिन उसमें भी आपको बेल करानी पड़ती है। जो प्रोसेस है, देखिए क्या है कि बेल जो है वो मिल जाती है, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि उस लड़के को, लड़के के घर वालों को, उसके माँ बाप को, अगर आप देखेंगे त्रिपाठी जी, जितनों की भी वीडियो देखेंगे, वो लोग अपने प्रताड़ना से ज्यादा किस में प्रताड़ित हैं? उनके पिताजी, उनके माताजी, उनकी बहन, उनका भाई, इन सबको भी इस केस के अंदर ले लिया गया है। उन्हें भी कोर्ट में डे टू डे प्रोसीडिंग में जाना पड़ रहा है, उन्हें भी वहाँ परेशान किया जा रहा है, उनका भी समाज में नाम खराब हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जब पूरा परिवार का नाम आता है तो उसके ऊपर उस लड़के को बड़ा दुख लगता है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप आज एक गलत केस में या एक झूठे आरोप में परेशान हो रहे हैं और कोर्ट में जाके बार बार अपीयर हो रहे हैं। तो
जो वो नियम है, उस नियम के अंदर ये जो प्रावधान है कि लड़की लड़के के घर वालों, लड़के के रिश्तेदारों, अगर आप देखेंगे त्रिपाठी जी, उसके अंदर डेफिनेशन जो है ना बहुत लिबरल है। रिश्तेदारों और एनी अदर पर्सन, जो और पर्सन, मतलब मैं अगर उसके कजन भाई बहन का नाम लिखवा दूं, सास ससुर का लिखवा दूं, सास ससुर जो कजन है उनका लिखवा दूं, चाचा लिखवा दूं, तो वो सब भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। माने वो ननद जिसकी शादी हो गई थी उस लड़की की शादी के पहले, मतलब मेरे पास तो ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर उसकी शादी हो गई, वो एक अलग शहर में रहती है, उसका साल में शायद 6 दिन आना जाना होता है, उसके बाद भी उसको इस केस में ले लिया जाता है। अब वो साबित होगा 4 साल बाद, 5 साल बाद, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अभी 4-5 साल तक उसको एक आरोपी बनाकर उस पर केस चलता रहता है, जिसकी वजह से जब उसका परिवार, उसकी बहन, उसके माँ बाप परेशान होने लगते हैं, तो वो इस चीज़ में मेंटली हरास होके ऐसे दुर्घटना के लिए रोक देती है। रंजना जी, मैं आपके पास आऊंगा, चंदना जी, पीड़ितों से भी बात करेंगे, लेकिन इसी मुद्दे पे योगी राज सिंह जी से बात कर लेते हैं। उन्होंने बहुत इस तरह से केस झेले हैं। योगी राज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? योगराज सिंह जी, मेरी आवाज आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको योगराज जी? हाँ, अब आई आवाज आई आपकी जी। योगराज जी, अभी जो मुद्दा है वो तो मैंने आपको हमारे यहां से पहले ही बता दिया गया था। आज हमारी चंदना अरोरा जी हैं जो संयोजक वाच लीग की हैं, उन्होंने पुरुष प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठाई है। ऐसे आपने भी देखा होगा पिछले 1-2 साल में बहुत सारे पत्नी के प्रताड़ित होने के कारण बहुत सारे मामले सामने आए हैं। कई तो ऐसे आए हैं जो लाइव सुसाइड कर रहे हैं। अब आपने बहुत लंबे समय तक पुलिस का जीवन आपने व्यतीत किया है और आपने ऐसे केस किए हैं। अभी सोगानी जी ने बताया कि ऐसा कोई एक्ट ही नहीं बना है, एक सामान्य प्रताड़ना, हम आपको प्रताड़ित करें, आप हमें प्रताड़ित करें, उस तरह पत्नी अगर पुरुष को प्रताड़ित कर रही है, पति को प्रताड़ित कर रही है, तो कोई एक्ट नहीं बना। अब इन स्थितियों में आप लोग जांच करके, जैसे कोई महिला आई, उसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, चाहे दहेज हो चाहे उत्पीड़न का मामला हो, आप लोग तुरंत दर्ज कर लेते हैं, ऐसा नियम है, या करते रहे हैं, या उस पर जांच करके करते रहे हैं? नहीं, क्या होता है, जब भी पति पत्नी का कोई भी विवाद पुलिस के पास आता है जी, तो सबसे पहले पुलिस का ये प्रयास रहता है कि दोनों को समझा बुझा के मामले को उनमें आपस में समझौता कराने का प्रयास किया जाए जी। इसका एक अलग विंग होता है जी। लेकिन हमने ये पाया है कि अब जो दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि आपस में पति पत्नी का जो प्यार होना चाहिए या एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है जी। और आपस में ही नहीं बल्कि एक दूसरे के परिवार के प्रति भी जो इज्जत होनी चाहिए वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है जी। तो इसको हम अगर ठीक करना चाहें तो ये सिर्फ कानून से ठीक नहीं होगा जी। इसके लिए आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। जब हम बच्चों को स्कूलों में डाल रहे हैं तो स्कूलों में पढ़ाई क्या हो रही है आप ये देखिए। स्कूलों में हम अच्छे डॉक्टर तो बना रहे हैं, अच्छे इंजीनियर तो बना रहे हैं, लेकिन अच्छे नागरिक नहीं बना पा रहे हैं जी। आप ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल ये पाएंगे कि आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और हम सिर्फ उनके रिजल्ट के ऊपर और वो आगे चलकर क्या नौकरी कर रहे हैं इस पर ही हम फोकस हो गए हैं। एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने, इसके लिए शिक्षा में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। अगर हम उस स्तर पर प्रयास करेंगे तो कानून की भी जानने जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने जी। प्रयास। ये तो सामाजिक सुधार की बात हो गई योगराज जी। आपने जो अपना पूरा जीवन पुलिस सेवा में दी है, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई ऐसा प्रकरण आता था, आए ही होंगे निश्चित तौर पे, तो आप तुरंत प्रकरण, आपने कहा समझा बुझा के, समझाने बुझाने में निश्चित तौर पे उसके माँ बाप परिवार वाले खूब समझाए होंगे, उसके बाद आप तक आता है तो आप तुरंत प्रकरण दर्ज कर लेते हैं, ऐसा नियम है क्या? हाँ, प्रकरण को हम अच्छी तरह से पहले परख लेते हैं और उसकी सच्चाई देखते हुए हम तत्काल उसको उसके रजिस्ट्रेशन में कोई विलंब नहीं होता, रजिस्ट्रेशन में कोई विलंब नहीं है, उसके इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एज पर रूल हम लोग करते ही हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन मैं जो आपको बिंदु बताना चाह रहा हूँ बहुत अछूता बिंदु है जिसमें आप ये
मैडम चंदना अरोड़ा साहब भी हमारे साथ कई बार नाइट गश्त भी की है हम लोगों ने साथ में, ऐसी बात नहीं है। आज शायद याद होगा आपको, 15-16 साल पुरानी बात है। नमस्कार। तो हम लोग अगर किसी अपराध की जड़ में जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी एडवोकेट साहब ने भी बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं, उनसे भी मैं सहमत हूं, वो सब अपनी जगह सही है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी जड़ में जाना जरूरी है। ये क्यों हो रहे हैं, ये अपराध बढ़ क्यों रहे हैं इस तरह के? देखिए सर, जड़ में हम इसलिए नहीं जा सकते हैं कि कानून अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। अगर पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट, पति प्रोटेक्शन एक्ट अगर बनाने की मांग कर रही चंदना जी, तो जब वो बनेगा तभी होगा। लेकिन ये आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई पति आपके जीवन में, इतने साल आपने पुलिस सेवा में दिया है, कोई ऐसा भी मुद्दा आया है जब पति गया हो कि मेरी पत्नी प्रताड़ित कर रही है हमको, आपने प्रकरण दर्ज किया हो? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड देख नहीं होता है, नहीं छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने दर्ज किया है क्या? कोई पति आया हो पत्नी के खिलाफ? मेरे पास पर्सनली तो ऐसा कोई केस नहीं आया, जी। लेकिन आता है तो पुलिस करती नहीं तो किस सामान्य तौर पर प्रताड़ित हम आपको कर रहे हैं, आप हमें कर रहे हैं, उसमें पति पत्नी का कोई ऐसा नया कानून नहीं है। चलिए हमारा उससे समझ। चंदना जी, ऐसी क्या बात आई? फिर हम पीड़ितों के पास चलेंगे, उसके बाद आपकी बात आ जाए। हमारे पास निर्मल जी हैं, सूरज जी हैं, और बाहर आफ्ताब जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंदना जी, आप जहां महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही हैं, मैं आपको 30-35 साल से जान रहा हूं, महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही हैं, अन्य लोगों की जो कमजोर वर्ग है उसके हक के लिए लड़ती रही हैं। ये आप में कहां से ये चीज आई? क्या देखा आपने कि पति प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आप संघर्ष करने लगी हैं? पति जो प्रताड़ित हो रहे हैं पत्नियों से, उन पतियों के साथ आप हो गई हैं। इसके पहले हमने देखा आप महिलाओं के लिए हमेशा लड़ती रही। बेसिकली मेरा जो पूरा पर्सनालिटी है वो क्राइम के अगेंस्ट चलता है जी। क्राइम जहाँ पे भी होएगा वहाँ उसके विरुद्ध हम खड़े हुए हैं। और आप ये समझें कि पहले क्राइम होता था, खड़े खड़े महिलाओं को जला दिया जाता था। आप बहुत बहुत मदद करी है आपने उस समय भी हमारी। हम वो कानून आपने मतलब संभव जी ने? जी। किसने मदद की? संभव जी ने या योगराज सिंह जी ने? मैं पत्रकारों की बात कर रही हूँ। जर्नलिस्ट एक बहुत बड़ा चौथा स्तंभ कहलाते हैं हमारे समाज का। पत्रकारों ने बहुत मदद करी है। हम लोगों ने कानून, ये घरेलू हिंसा एक्ट तो लाई हम लोग, और बहुत फायदे हुए उससे बहुत सारी महिलाओं को सुरक्षा मिली। मगर जिस समय क्राइम ने अपना रुख बदल लिया, महिलाओं को छोड़ के अब अगर पुरुष मर रहे हैं तो हम उनके साथ भी तो खड़े होंगे ना जी। हमारा धर्म तो यही है। और दूसरी बात है, मैं आपको कानून के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाह रही हूँ। काफ़ी कुछ सुकानी जी ने बताया आपको। हमारे पास सारे इंटिमिडेशन, ब्लैकमेल, बहुत सारी धाराओं में महिलाओं के खिलाफ भी मामले दर्ज हो सकते हैं। मगर हम योगी राज जी सामने बैठे हैं, बताते हैं आपको, पुलिस दर्ज करती नहीं है वो मामले। हमारे यहाँ वो चलन शुरू नहीं हुआ है, हमारे को नए चलन शुरू करने पड़ेंगे। और मैंने तो आज जो रिक्वेस्ट करी है, मैंने तो आज एक गुहार भेजी है जुडिशरी को। जुडिशरी के हाथ में सब कुछ है, जुडिशरी को सब पता रहता है कि ये फर्जी मामले हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट से, उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीश महोदय से कहा है कि ये है वैवाहिक आतंकवाद। आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद में पीड़ित को कर दिया जाता है पूरी तरह से असमर्थ, पंगु बना दिया जाता है आतंकवाद के विक्टिम को। ये वैवाहिक आतंकवाद है, ये मैरिटल टेररिज्म है। इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस बन गया है। मेरे बहुत सम्मानीय मित्र हैं वकील साहब जी, वकीलों का एक नेक्सस बन गया है। इस तरह की महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं हमें पति के अगेंस्ट मामला दर्ज करना है। वो कहते हैं हम आपको एक दे रहे हैं पैकेज, आप हमें इतना पैसा दे दो, हम आपके 5 मामले दर्ज कर देंगे, 4 मामले इस एक व्यक्ति के अगेंस्ट दर्ज कर देंगे। वो दर्ज कर देते हैं। वो बेचारा जो पीड़ित है वो या तो थाने जाएगा, या जेल जाएगा, या कोर्ट जाएगा, वो और कुछ नहीं कर सकता। टोटली पंगु कर देते हैं उसको। जब उसको पंगु कर देते हैं, फिर उससे कहते हैं 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो। वो देता है और नहीं देता है तो जैसे हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने भाई को खो दिया, उसने आत्महत्या कर ली इंदौर में, वो यही हैं, आपको अपनी सारी कहानी बताएंगे। उस तरह के मामले हो रहे हैं। एक हमारे साथ मामले इस तरह के। हमारी जुडिशरी से ये निवेदन है कि आप सब जानते हैं, आप
विचार विमर्श करिए और आदेश करिए नीचे कि इस तरह के मामले जो फर्जी दिखते हैं उनको तत्काल खारिज किया जाए। ये हमारी पहली डिमांड है। अब हमारे पास एक विक्टिम है जो ब्लाइंड है। पति प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की है आपने? यस, उसमें कानून से दिल्ली से ही बनेगा जी, ऐसे कानून जोड़िए जैसे वैवाहिक ब्लैकमेल की धारा है हमारे पास। ब्लैकमेल की धारा पति पे भी लग सकती, महिला पे भी लग सकती, पत्नी पे भी लग सकती है, मगर हमें वैवाहिक ब्लैकमेल दीजिए। वैवाहिक ब्लैकमेल है, आप शादी होकर आए, आपने फटाक से बोला ये मकान मेरे नाम करो, ये इतना पैसा मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट ये मामले डाल रही हूँ। तो पति को भी एक जगह होनी चाहिए, पति को भी कानूनी संरक्षण होना चाहिए, कोई धारा होनी चाहिए जिसमें वो जाके कहे कि मेरी पत्नी मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कर रही है। क्रूरता सिर्फ पति की पत्नी के ऊपर मानी जाती है, पत्नी भी क्रूरता कर रही है, ये कोई हमारे पास धारा नहीं है जी। तो क्रूरता की धारा है मगर वो पत्नियों पे लगभग लगती नहीं है। तो इस तरह के कानून हमको चाहिए, ये हमारी जुडिशरी कर सकती है। मैंने गुहार लगाई है सबसे बड़े न्यायाधीशों से कि आप इस पे विचार विमर्श करके एक इनको खारिज करें जो मामले फर्जी दिख रहे हैं, 2 वकीलों के ऊपर एक्शन लें जो पैकेज दे रहे हैं और जो इस तरह से पंगु बना रहे हैं, इस आतंकवाद के बहुत बड़े मोहरे बने हुए हैं वकील, और तीसरा नया कानून लाएं। नए कानून जैसे हमारे कहने पर आपने हमारे निवेदन पे आप घरेलू हिंसा एक्ट लाए थे, वैसे इनके लिए जो एक्ट लगते हैं वो लाएं। ये हमारे, और मुझे पक्का है कि जुडिशरी से हमें मदद मिलेगी, जुडिशरी से ही हमको मदद मिलेगी, हमें और कोई जगह नहीं है जो हमें मदद कर सकता है। कोई समाज का कोई खंड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है राजनीति। अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रस्ताव नया कानून बन जाए, कानून में संशोधन भी होते हैं, क्यों नहीं हो सकता? कानून में संशोधन कितने हो चुके हैं? जी बिल्कुल, ये तो कानून के संशोधन के लिए तो राज्यसभा और लोकसभा है, परंतु जो नए मामले आ रहे हैं आप उनको खारिज कर दीजिए। आपको दिख रहा है एक ब्लाइंड आदमी के ऊपर एक मामला लगा दिया, ब्लाइंड आदमी है उसके ऊपर मामला लगा दिया, घरेलू हिंसा। ये तो 2 कदम चल नहीं सकता, ये घरेलू हिंसा क्या करेगा? एकदम से दिख रहा है कोर्ट को, और जजेस की आंखें होती हैं, जजेस को दिखाई देता है कि कौन से मामले फर्जी हैं। तो सारे फर्जी मामलों को तत्काल प्रभाव से खारिज करने की परंपरा चलाएं। लेकिन वो भी कानून और संविधान के साथ जज चलेंगे ना। और हम लोग जा रहे हैं, हम कोर्ट्स में जा रहे हैं और हम जजेस की से मिन्नत करने वाले हैं कि ये जो आपको फर्जी मामले दिख रहे हैं वो कम से कम खारिज करें, जिससे कि ये जो पंगु बनाना है विक्टिम को, ये पंगु बनाना। समझ आ रहा हूँ आपके पास। अभी हमारे साथ निर्मल जी हैं, सूरज जी हैं, लेकिन संभव आप आज पतियों के पक्ष में वकालत करने जा रहे हैं, पुरुषों के पक्ष में, ये घर में बता के आए हैं कि नहीं? जी चलिए, हमारे साथ निर्मल जी हैं। निर्मल जी, आपके साथ क्या, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या प्रताड़ना हुई आपके साथ? जी पत्नी के द्वारा ही हुई? जी हाँ, पत्नी के द्वारा ही हुई है जी। और 2003 में मेरा विवाह हुआ था जी। 2019 में मेरे ऊपर पहली बार जो पहला केस लगा वो 498A का लगा, 17 साल बाद। तो मैं एक बार संभव जी से यही कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या 498A 17 साल बाद भी लग सकता है? जवाब आप एक बार जी। तो एक वो हुआ मेरे साथ, उसके बाद 2 महीने बाद मैं पूछ लूंगा, आप अपनी बात बता दीजिए। 2 महीने बाद फिर 498, ऐसे करते करते मेरे ऊपर 11 केसेस लगे। उसके बीच में किसी भी केस में मुझे ना कोई इन्फॉर्मेशन आई, जैसे 498A भी लगा तो उस वक्त मुझे सिर्फ चालान आया घर पे कि भाई ये FIR हो चुकी है जी। उसके पहले मुझे ना तो मीडिएशन के लिए बुलाया गया ना कुछ। और जब मैं थाने गया, महिला थाने, तो उन्होंने इतनी बदतमीजी करी मुझसे, गालियां बकी गई मुझे, और मुझे अंदर सेल में 2 घंटे बंद कर दिया और फिर महिला की पूरी बात सुनी एंड देन फिर बोला कि अब आप सीधे जाके कोर्ट में पेश होंगे। तो इस तरह का व्यवहार किया गया जो कि इतना ह्यूमिलेटिंग था कि मतलब एक पॉइंट पे तो 2 महीने बाद मुझे भी लगने लगा था कि मैं सुसाइड ही कर लूं, लेकिन परिवार ने और उसने रोक के फिर मुझे संभाला। तो आपके बच्चे भी थे क्या? जी, मेरा एक बेटा है। जिससे ये अचानक क्या हुआ कि आपने 17 साल बाद इस तरह आप लोगों में अनबन होने लगी, या काफी पहले से होने लगी थी? नहीं, ये शुरुआत जो हुई थी ये 2017 से हुई थी जी। उसका रीजन थोड़ा एक अलग है जो इस मुद्दे से हटके है, लेकिन ये जो केसेस हैं ये बिल्कुल सरासर झूठे इसलिए है क्योंकि मेरी पत्नी, हमारा प्रेम विवाह था जी, और वो एक अलग रिलीजन को बिलोंग करती थी जी। तो उस रिलीजन के जो लोग हैं वो उन्होंने वापस उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें वापस अपने रिलीजन में ले गए जी। और
उसी वजह से, और उन्होंने मुझसे बात करी, उनके जो अधिकारी लोग हैं उस रिलीजन के, उन्होंने मुझे ये ऑफर किया कि आप हमारा रिलीजन अपनाइए तो आपको आपकी पत्नी और बच्चा वापस मिल जाएगा, नहीं तो अभी तो केसेस की शुरुआत है। जब ये 498 है, यही लगा था सिर्फ मेरे ऊपर, और कोई केस नहीं था। और जब मैंने उनके उस प्रस्ताव को मना कर दिया तो फिर केसेस की लाइन लग गई अगले 3 महीने के अंदर। तो अभी क्या स्थिति है? अभी सारे केसेस विचाराधीन है, किसी में कुछ भी नहीं हुआ है। और बच्चे से मुझे इस तरह से दूर कर दिया गया है, बच्चे से बिल्कुल पूरी तरह से मुझे दूर कर दिया गया है। बच्चे के दिमाग में गलत भावनाएं डाली गई हैं मेरे लिए। बच्चे ने वो रिलीजन अपनाया है कि आपका रिलीजन अपनाया? देखिए, उसके लिए मैंने कोर्ट में आवेदन दिया था, बट कोर्ट ने उस आवेदन को ही खारिज कर दिया। तो नाम तो अभी बच्चे ने वही रखा हुआ है जो मैंने रखा था। क्या नाम है? दर्श शिंपी। जी जी। तो बच्चे का नाम तो वही है, लेकिन धर्म बदल लिया। धर्म बदल गया क्योंकि वो हमारे पास तो आता नहीं है, हमें कैसे पता कि वो धर्म किस धर्म। तो आपने कोर्ट में कहा कि भाई 5 साल तक ठीक है, कुछ एक नियम होगा, वो भी सोगानी जी बताएंगे, कि माँ के पास रहे फिर दोनों मिल सकते हैं? ये नहीं, देखिए मैं इस पॉइंट पे यही बोलना चाहूंगा कि इस मामले में भी मतलब जो मैं चाहता हूँ कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कि भाई दोनों का समान अधिकार हो, दोनों को बराबरी से मिलने का दिया जाए। मुझे विजिटिंग राइट्स दिए गए हैं जी, 2nd और 4th सैटरडे को 2.5 घंटे के लिए, 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, बट उसमें भी माँ की मर्जी है। जब मैंने इस चीज के लिए माननीय जज साहब को बोला तो उन्होंने कहा भाई हम ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो ये कैसा है कि मतलब हम महिला को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो अगर महिला के ऊपर कानून ही नहीं लागू होता तो वो तो कुछ भी जो चाहेगी वो करेगी। तो अभी केस आप झेल रहे हैं बकायदा? मैं 11 केसेस झेल रहा हूँ। आपकी जो पत्नी है, अभी तो खैर पत्नी है कह सकते हैं ना? जी हाँ। उन्होंने दूसरी शादी कर ली या कुछ और? नहीं, अभी तो नहीं करी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं भोपाल का ही रहने वाला हूँ। मतलब और पत्नी? वो भी भोपाल की है। चलिए सूरज जी से बात करते हैं, लेकिन एक बार हमारे साथ आफ्ताब जी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता संजय जी के साथ हैं वो। संजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय, मेरी आवाज आ रही? जी सर। संजय, आपके साथ एक पीड़ित है जिनका नाम आफ्ताब जी है, क्या उनके साथ परेशानी हुई? थोड़ा संक्षेप में पूछिए और बताइए। जी सर, आफ्ताब भाई, आपके साथ किस प्रकार की परेशानियां हो रही है? जिस प्रकार से देख रहे हैं तो किस प्रकार की परेशानियां, थोड़ा संक्षेप में? जी देखिए, मेरे साथ नाम बताना पड़ेगा जी। मैं आफ्ताब अली हूँ और एक्चुअली मैं भोपाल से हूँ और मेरे साथ ये परेशानी हो रही है कि जो ये झूठे जो मुकदमे लगे हैं, ख़ास तौर पे डीवी का और 498 का और 125 का, वो भी अलीगढ़ में यूपी में लगा हुआ है। अब यहाँ से हमें जाना और आने की समस्या, दूसरा वकील की फ़ीस और बाकी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है वो, इसके अलावा जो हमारी खुद की जो डिग्निटीज़ वगैरह है, जो हमारे मान सम्मान है, उसका नुकसान। और जितने समय से, जब से 2019 से मैं इन झूठे मुकदमों को मैं झेल रहा हूँ, जबकि ये मुकदमे जो लगे हैं वो उसमें पूरी तरह से काल्पनिक और मनगढ़ंत चीज़ें लिखी हुई हैं सारी, क्योंकि जिस डेट और जिस आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है वो मुकदमा उस डेट पर मैं भोपाल में उपस्थित था, मैं वहाँ पर था ही नहीं, जबकि वहाँ की घटना बताई जा रही है। तो ये पूरी तरह से असत्य घटना होने के बाद भी, इसका मेरे पास पूर्ण प्रमाण होने के बाद भी अभी तक इसका, एक तो न्यायालयों में ये होता है कि बहुत लंबे समय से संजय, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, संजय ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी शादी कब हुई थी और अचानक क्या गड़बड़ी हुई कि जो इस तरह से पत्नी के द्वारा ही ये प्रकरण दर्ज कराए गए हैं, और क्यों कराए गए हैं? अगर इनकी शादी हुई थी, निकाह हुआ था, तो क्या कारण था कि ये सब स्थिति झेलनी पड़ रही? जी आफ्ताब भाई, आप ये बताइए, जब आपकी शादी कब हुई थी और आपके क्या कारण था, किस प्रकार से हुई थी? क्या परिवार के साथ, परिवार से संबंधित हुई थी, लव मैरिज हुई थी, और क्या कारण रहा कि आपकी शादी में ऐसी परेशानी आई कि आपके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हो गए? जी, मेरी शादी सन 2017 में हुई थी। शादी के बाद ठीक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब मेरी जॉब 2018 में लगी, उसके बाद से मेन प्रॉब्लम आना शुरू हुई। और उसके बाद से मेरे जो वाइफ हैं, उनके घर वाले, वाइफ्स खुद ये प्रेशर बनाने लगे कि आप फैमिली को छोड़ दीजिए और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उस पर
उसमें से हमें भी पैसे दीजिए और अब घर वालों को से मतलब नहीं रखोगे, आप अपना अलग करो और सारी चीज़ें करो। अगर जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो वो इस बात को समझने के बजाय वो मई 2019 में अपने मायके चली गई, जो कि वो रेगुलर जाती रहती थी पहले भी। उसी क्रम में अपने भाई को बुला के और अपने मर्जी से खुद मायके चली गई। उसके बाद हम लेने भी गए और वो लेने गए तो वो आई नहीं, और बदले में ये झूठे मुकदमे उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिए। क्या उन्होंने पैसे की डिमांड भी की है क्या? आपका भाई, आपसे क्या उनने पैसों की डिमांड की है, या जिस प्रकार से कभी परेशान, इस प्रकार पैसों को लेकर जब कभी परेशान की, अब शादी के जब तलाक हो रहा है या जब आप कोर्ट के उसके बाद पैसों की डिमांड की है क्या? पैसों के संबंध में ये है कि वो खुल के तौर पे सीधे तौर पे तो नहीं आए हैं। कई बार काउंसलिंग के दौरान उन्होंने डिमांड की है, लेकिन प्रॉपर वे में खुल के नहीं आया कि मुझे कितना एक्चुअल में चाहिए। परिवार से बोला गया है कि हमें पालिए। नहीं, डिमांड परिवार से, हाँ मतलब डिमांड कई बार परिवार के थ्रू आई है, कभी ऐसे मतलब डिमांड इनडायरेक्ट रूप से। क्या इनके साथ मारपीट भी हुई है? क्या पत्नी ने मारपीट की या सिर्फ इनके ऊपर मारपीट की धारा लगवाई है? तो भाई, क्या कभी आपने के साथ भी, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं काफ़ी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, पत्नी मारपीट कर रही, आपके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है? क्या पत्नी ने किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित किया हो कि आप अपने परिवार को छोड़े, या अन्य प्रकार से जैसे पैसे की मांग कर रही है तो मारपीट भी करी है आपके साथ? प्रताड़ित किस प्रकार से किया आपको? प्रताड़ित जनरली इनके घर वाले जो थे वो फ़ोन पे प्रेशर बनाते थे, या फ़ोन पे हमसे बोलते थे कि आप माँ बाप को छोड़ो और इनको वो करो। आपके साथ? और कभी कभी बिना बात के अननेसेसरी मतलब बातों को घर में थोड़ा सा टेंशन टाइप की क्रिएट कर देना हल्का सा। कई बार ऐसा किया है, जैसे हम ऑफिस से आए या किसी बात को उन्होंने मतलब जिसमें कोई बात भी ना हो तब भी अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट करना है, जिससे कि किसी ना किसी तरीके से घर में ये इस तरह से सिचुएशन बने कि इंसान परेशान हो। आपके साथ मारपीट करी है क्या उनने कभी? मतलब आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाया है? शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, शुरू में मुझे नहीं पहुंचाया। चले संजय, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आफ्ताब जी ने अपनी सारी जानकारी दी। एक बार फिर हम अपने पीड़ित जो हैं सिल्वी जी के साथ चलते हैं। सिल्वी जी, और कुछ आगे क्या चाहेंगे आप? अपनी पत्नी से फिर से वापस रखना चाह रहे हैं, या अगर वो आते हैं तो रहना चाहेंगे आप? सिल्वी जी। जी, रखने का तो अब सवाल नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से बातें बिगड़ गई हैं अब, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस रख पाएंगे या उस तरह का कोई दोबारा भरोसा रह पाएगा। अब जो लड़ाई है वो तो सिर्फ बच्चे की है, कि बच्चा एटलीस्ट दादा दादी से मिले, एक परिवार में रहे और सही तरीके से पले और बढ़े, क्योंकि बच्चे का तो पालन पोषण ठीक से हो नहीं रहा है। जी चलिए, सूरज जी, आपके साथ क्या परेशानी? आपके भाई ने, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि आपके ब्रदर ने सुसाइड कर लिया। क्या वजह हुई थी और आपको कब मालूम पड़ा? आपकी भाभी और भाई के बीच में कब से अनबन होने लगी और कब शादी हुई थी? क्या था, थोड़ा सा आप बताएंगे संक्षेप में? नितिन मेरा छोटा भाई है और अगस्त 2019 में नितिन और हर्षा की लव मैरिज हुई थी मूसाखेड़ी आर्य समाज मंदिर में। कहाँ के हैं आप? हम इंदौर के ही हैं। लड़की राजस्थान कुचामन सिटी की है, वहाँ से वो आई थी इंदौर नितिन से शादी करने के लिए। ये नहीं तो नितिन से कोई जान पहचान रही होगी तब तो शादी जी, ये लोग पहले इंदौर में ही रहते थे। लड़की जो है वो इंदौर में ही पली बड़ी है, उसकी एजुकेशन इंदौर में ही हुई है जी, ग्रेजुएशन उसकी इंदौर में हुई है। तब इन लोगों में प्रेम था और वो उसके परिवार वाले उसका विवाह करने के लिए किसी और के साथ उसको ले गए थे, पर वो लड़की वहां से नितिन के साथ विवाह करने के लिए आ गई थी जी। लव मैरिज हुआ जो कि हमारे परिवार और उनके परिवार को नहीं पता था। आर्य समाज मंदिर में शादी हुई 2019 में। हम लोगों ने रिसेप्शन किया, पर उनके परिवार ने कभी भी हर्षा के परिवार में ने नितिन को नहीं अपनाया जी। हम लोगों ने हर्षा को अपनाया, अपने घर ले गए, रिसेप्शन किया और साथ में रखे और हम साथ में रहते थे। और कुछ समय बाद, कुछ 6-8 महीने बाद लड़की की जो है उसकी माताजी से बातचीत शुरू हुई, उसकी बहनों से बातचीत शुरू हुई और उन लोगों ने वहाँ से बीज बोना शुरू किया कि जो है हर्षा अपने घर से अलग रहे, जिस घर में वो रह रही है, हम लोगों के साथ रह रही है, अलग रहे। अपने नाम से एक मकान उसको चाहिए था, मकान या फ्लैट। नहीं रहने पर वो आए दिन हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था उसने जी। कुछ समय बाद जब ये सारी चीज़ें चलती रही, नितिन हर्षा को लेके किराए के मकान में अलग भी रहा जी।
पर वो सारी चीज़ें संतोषपूर्वक नहीं रही और वहाँ भी उसका लड़ाई झगड़ा यही चलता रहा कि मेरे नाम से मुझे एक मकान चाहिए। इनडायरेक्टली वो डिमांड कर रही थी पैसों की जी। इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए नितिन फिर से हम लोगों के साथ परिवार में एक साथ रहने लगे हम लोग। और कुछ समय बाद इनका एक बच्चा हुआ, हितांश नाम है उसका। 5 महीने के बच्चे को वो राजस्थान कुचामन सिटी उसके पीहर ये लेके बोल के गई कि ढूंढ पूजा करके एक पूजा होती है, वो बच्चे की पूजा कराना आवश्यक है, और वो करके वो घर ले गई अपने पीहर जी हर्षा। और उसके बाद 6-7 महीने नितिन की बातचीत होती रही, सारी चीज़ें होती रही। वहाँ से उनकी नई नई डिमांड शुरू हो गई कि मकान चाहिए, नहीं दोगे तो केसेस लगाएंगे, जेल भेज देंगे, ये सारी चीज़ें होती रही। नितिन सारी चीज़ों को लाइटली लेता गया, कोशिश करता रहा कि घर बसा रहे जी। उसके कुछ समय बाद जनवरी 2000 यह जो हुई, हर्षा जो है ये मार्च 2023 में यहाँ से गई थी इंदौर से, हमारे घर से। और जनवरी 2024 में उन्होंने कुचामन कोर्ट में केसेस दायर किए नितिन के ऊपर, मेंटेनेंस का, तलाक और घरेलू हिंसा जी। नितिन इनकी तारीखों पर रेगुलर जाता रहा। उन्होंने देखा कि ज़्यादा परेशान हो नहीं रहा है और जो हम लोग पैसा मांग रहे हैं वो हमको मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने फिर मेरी मदर और मेरे ऊपर भी 498A की एक FIR दर्ज कराई सन 2024 अप्रैल में। लड़की गई थी मार्च 2023 में, 1 साल पहले की उन्होंने FIR दर्ज कर ली बिना तथ्यों को जाने पुलिस ने। जैसा कि SP साहब बता रहे थे कि तथ्यों की जांच होती है और इस तरह से जो बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता जी। लड़की जो कहती है वो सत्य होता है और लड़का जो कह रहा है वो सब झूठ है, ये इस तरह से मानते हैं जी। वहाँ जब हम लोग गए, जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है नेचुरली, पर वहाँ के TI महोदय ने हमें कम से कम 3 से 4 बार घुमाया, इंदौर से कुचामन 700 किलोमीटर आना जाना। उसके बाद तीसरी बार जब हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि माननीय क्या कारण है आप घुमा रहे हैं, उनका ये कहना था कि आप इसी तरह से परेशान होते रहेंगे, आप 50,000 रुपये दीजिए और ये केस मैं रफा दफा करवा दूंगा, जिसमें से सूरज पडियार और राधा पडियार मेरी मदर, हम दोनों के नाम हटा दिए जाएंगे। जब हम लोगों ने वो पैसा नहीं दिया तो नितिन के साथ वहाँ के जो TI है सुरेश चौधरी जी और IO जो थे इस केस के रामलाल जाट, इन दोनों ने मिलकर नितिन के साथ मारपीट की थी जी। इस सब चीज़ों से वो प्रताड़ित था। कोर्ट में भी जब हम लोग जा रहे थे तो न्यायाधीश महोदय हमारी बातों को ना सुनते हुए सिर्फ और सिर्फ महिला पक्ष की सुन रहा था और इसके अलावा हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ पे जी। कई बार उनके आगे हम लोग गिड़गिड़ाए, तब जाके उन्होंने हमें जमानत दी। और जब जमानत दी उस जमानत मतलब आप जेल भी गए क्या? जी नहीं, जेल नहीं गए थे। 498A के केस में रेगुलर बेल होती है, उस बेल ली थी हमने जी। और बेल बड़ा मुश्किल हुई थी, बहुत बड़ी मुश्किल से हुई। और उसके बाद फिर जब हम लोग कोर्ट से बाहर निकले, आपकी, नितिन की, आपकी माँ की? जी, तीनों की जमानत हुई थी हमारी जी। जब उस यहाँ से कोर्ट से बाहर निकले तो हमेशा जब भी हम तारीख पे जाते थे तो वो लोग सेटलमेंट के नाम पे 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे हमसे। पहले 30 लाख मांगे थे, उसको सेटल करते 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 20 लाख पे वो डिमांड आ गई। और जब लास्ट हमारी जमानत हुई दिसंबर में, उसके बाद अभी 4 महीने जी अभी दिसंबर 2024 में जमानत हुई थी। उसके बाद हम लोगों को कोर्ट के बाहर धमकाया गया, जो कि वहाँ सारे लोकलाइट हैं उनके, हमारा कोई भी नहीं है वहाँ। सारे के सारे मिलके यही धमका रहे थे, या तो पैसे दे दो या तो फिर इसी तरह से और केसेस लगाए जाएंगे, अभी तेरे भाई के ऊपर और केस लगाऊंगी, मैं रेप केस लगा दूंगी और नए नए और केस लगाऊंगी, किसी हालत में आपको जेल भेज के छोड़ूंगी। इस तरह के से डराया धमकाया जा रहा था। और 31 जनवरी 2025 को हम लोगों की उस केस में फिर से जो है हम लोगों को डेट पे जाना था। और उसके पहले नितिन ने 20 जनवरी 2025 को सुसाइड कमिट किया। 14 पेज का एक सुसाइड नोट नितिन ने छोड़ा है और उसमें संक्षेप में वो जितना लिख सकता था उसने लिखा है कि किस तरह से उसको पुलिस ने, न्यायालय ने और किस तरह से इन महिलाओं ने किस तरह से परेशान किया, किस तरह से हम लोग प्रताड़ित हैं। जो फेस कर रहा है सर वही जानता है, कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। शायद मैं ये जो बोल रहा हूँ वो कड़वा भी होगा, पर जो फेस कर रहा है आप उससे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उसको जब तक आप खुद, मैं नहीं चाहूँगा कभी कोई फील करे ये सारी चीज़ें। ऐसे कई पुरुष हैं जो फील कर रहे हैं और आखिर में आत्महत्या करने का ऑप्शन नितिन ने चुना। थोड़ा सा एक पर्सनल बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। हर्षा और नितिन एक ही कास्ट के थे, लव मैरिज थी। हर्षा भी कुछ करती थी और नितिन क्या करते थे? नितिन उस समय IDFC बैंक में फाइनेंसर के रूप में काम कर रहा था और अभी लास्ट वो फोटोग्राफी का काम कर रहा था। कैफे भी उसने बीच में चलाया। और हर्षा जो थी वो पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद उसने काम करने की इच्छा जताई तो उसने काम भी किया, जॉब भी कर रही थी वो जी। और हाँ, अलग अलग कास्ट के हैं दोनों ही, हिंदू परिवार से हैं पर अलग अलग कास्ट से हैं जी।
तो हर्षा माने इतने दिन तक रहने के बाद हर्षा अचानक बेटा को लेके जाना, या शुरू से लड़ाई इस बात के, जैसे आपने कहा कि होती रही है, रेंट पे रहने लगे फिर भी लड़ाई होती रही? जी, मैंने जैसा बताया कि गृह कलेश इस कारण से बढ़ना हुआ था क्योंकि उस हर्षा की जो मदर है और उनकी जो सिस्टर्स हैं दो, मीनाक्षी शर्मा और वर्षा शर्मा, इनके लगातार वीडियो कॉल, फोन, दिन भर फोन चलना, उनमें यही बातें होती थी कि तू वहाँ क्यों रह रही है, तू अलग घर में रहे, इन लोगों के बीच में मत रहे। इस तरह से उसके दिमाग में दबाव बनाया, तेरे नाम से मकान लेके रहे, मकान लड़के के नाम से नहीं होना चाहिए, तेरे नाम से होना चाहिए, परिवार से अलग रहे। नितिन इन सारी चीज़ों को नहीं मान रहा था। वो नितिन रेगुलर रूप से उन लोगों को पेमेंट भी कर रहा था। जब वो पैसे मांगते थे, नितिन पैसे भी डाल रहा था। हर्षा के अकाउंट में भी कई ट्रांजैक्शंस हैं जो उसने उसकी मदर को दिए हैं। फिर हर्षा ने ये सुसाइड उन्होंने किया, उसके बाद उन लोगों पे कोई प्रकरण दर्ज हुआ क्या? जी हाँ, उसके बाद सबसे मजे की बात यह है कि जब वो महिला 1 साल बाद वहाँ पे गई, 2023 में हमारे घर से गई, 2024 में उसने हमारे मामले में प्रकरण दर्ज कराया। वो प्रकरण तुरंत दर्ज कर लिया गया और मेरे भाई ने आत्महत्या की। उसके 9 दिन तक हमको लड़ना पड़ा है, तब जाके हमारी एफआईआर दर्ज हुई है। ये हमारा सिस्टम है। तो उन लोगों पे क्या वो लोग कोर्ट पे आए, उनको अरेस्टिंग हुई किसी की? अभी तक किसी को कुछ अरेस्ट नहीं किया, ना तो उन्हें ढूंढा जा रहा है। सिर्फ एक बार खाना पूर्ति के लिए इंदौर से एक टीम गई थी जो खाना पूर्ति करके वापस आ गई। क्या लिखा उन्होंने कि नहीं मिले? नहीं मिले, कोई नहीं मिला, घर पे ताला लगा है। किस खिलाफ प्रकरण दर्ज है? प्रकरण दर्ज है पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा और 2 बहनें हैं उस हर्षा की, मीनाक्षी शर्मा और वर्षा शर्मा। और चारों महिलाएं में से एक भी महिला अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं हुई। जो पुलिस दम्भ भरती है कि हम बड़े बड़े गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ के ले आते हैं, उन 4 महिलाओं में से एक महिला को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस संदर्भ में कमिश्नर साहब से मिला मैं। क्या धारा लगी उन पे आत्महत्या के लिए उकसाने की? जी, BNS 108 लगी है जो कि IPC में 306 थी। इस संदर्भ में मैं कमिश्नर साहब से मिला, संतोष कुमार सिंह जी से। वहां से भी सांत्वना के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ मुझको। संभव जी, जब ये शिल्पी जी कुछ कह रहे थे, इन्होंने एक सवाल भी किया था कि क्या 17 साल बाद भी 498 दर्ज हो सकता है? कुछ और आप बातें बताने वाले थे? बिल्कुल, मैं त्रिपाठी जी इसमें सबसे पहले अपन शिल्पी जी के उसमें बात कर सकते हैं। मेरा कहना है कि ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है क्रिमिनल लॉ में, किसी भी ईयर में कोई भी केस किया जा सकता है। कुछ ऐसा है ना कि 7 साल बाद दहेज एक्ट नहीं लगेगा? वो डॉरी डेथ रहता है, जिसमें डेथ हो जाती है, सिर्फ उसमें डॉरी डेथ आपके ऊपर, अगर शादी के 7 साल के अंदर होती है डेथ जी तो वो लग सकता है, और अगर नहीं उसके बाद होती है तो नहीं लगता है। तो वो एक अलग कानून की धारा है। उसमें महिला मर जाती है, उसके ऊपर कुछ इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेथ होना या जली हुई बॉडी होना, तो वो एक अलग कहानी है, वो इससे संबंधित नहीं है। हाल फिलहाल 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125 आप 50 साल बाद भी लगा सकते हो शादी के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून में कहीं उसके अंदर लिमिटेशन नहीं है, नंबर 1 जी। पर ये बात सही है क्योंकि ये मामला भी न्यायालय में है। जैसे मैं अभी शिल्पी जी ने बताया कि उनका ये मामला जो है वो न्यायालय में अभी विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है किसी के लिए भी जी। पर इन जनरल मैं बता रहा हूं कि अगर कोई इस तरीके से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद केस लगा रहा है तो उसका प्रिजम्पशन जो है वो इनके फेवर में जाएगा। आगे चल के इनको एक एविडेंस के रूप में जब पेश किया जाएगा न्यायालय के सामने, जब इस बात को रखोगे तो जब वो अंतिम फैसला करेंगे इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। तो मेरा कहना है, देखिए त्रिपाठी जी, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सिविल प्रोसीजर है, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, हमारे जो न्याय की प्रणाली है वो काफ़ी स्लो है जी। स्लो हो जाने की वजह से क्या होता है कि जैसे अभी अगर आप सुने, अगर मैं अभी बताऊं तो जैसे मैडम अभी बात बता रहे थे कि बहुत समय लग जाता है कोई भी चीज़ का फैसला लेने में। अभी अपन को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए जो फर्जी झूठे केसेस कोर्ट में लग रहे हैं। मेरा कहना है कोई केस झूठा है कि फर्जी है कैसे तय करेंगे? तो कानून के अंदर कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, उस प्रावधान उस समस्या को देखते हुए ही कर सकता है। नहीं तो मान लीजिए कल मैं भी जज बन जाऊंगा, और अगर मैं जज बन भी जाऊंगा तो आप मुझसे कहेंगे चलिए आप तो हमारे साथ बैठते थे त्रिपाठी जी, आप ही फैसला कर दीजिए एक ही दिन में। तो मेरा कहना है कि जब मुझे कानून, संविधान की किताब, कानून की किताब परमिशन ही नहीं देगी तो मैं अपनी मर्जी से नहीं दे सकता हूँ। मेरे को प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बस ये है कि मैं उस प्रोसेस को जल्दी फॉलो करता हूँ कि लेट फॉलो करता हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल मेरा 1 मिनट में अपनी बात पूरी रख लूँ। मेरा ये कहना है उसमें कि अब उसकी एक न्याय प्रणाली में एक नियम लिया हुआ है कि आपको उसको तथ्यों को देखते हुए, गवाहियों को लेते हुए, उसके बाद आपको उसके अंदर आदेश देना है। तो अगर आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो आप उसको आज
प्रिलिमिनरी सबमिशन में निरस्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे में अगर किसी जो गलत है, दोषी है, अगर कोई एक भी छोड़ आएगा तो वह अन्याय ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि प्रोसेस तो फॉलो होगा। ये बात से मैं अग्री करता हूँ कि वो बहुत समय लेता है, इसलिए मैं इस बात को पूरी कर रहा हूँ कि समय लेता है। और वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस, एक 498 का केस, एक 125 का केस 3 साल, 4 साल, 5 साल में तय हो रहा है। अब 5 साल तक अगर आप उस केस को तय नहीं करोगे तो सामने वाला प्रताड़ित तो हो गई। तो अगर आप उसको 6 महीने में डिसाइड करते हो फास्ट ट्रैक में डालकर, और अगर उसको अंतिम डिसीजन 8 महीने 6 महीने में दे देते हो, तो मुझे लगता है कि उससे चंदा जी की बात भी सही हो जाएगी और कानून की प्रणाली जो है वो भी पूरी हो जाएगी। जी तो जी, उसका सल्यूशन तो है, ऐसा नहीं कि समाधान नहीं है, लेकिन समाधान करने के लिए मैंने को फिर कहा कि उसके लिए बहुत हमें एक सिस्टम जुडिशरी में डेवलप करना पड़ेगा, जो हो भी रहा है, लेकिन उसको और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है। मेरा ये कहना था, क्योंकि ये सारे मामले में बहुत डीपली स्टडी कर रही हूँ। शिम्पी जी के बारे में हम बता रहे हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं ये अपने हिसाब से, इनके ऊपर 11 मामले इकट्ठे लगे। 11 मामले तो ये जेब कतरों वतरों के ऊपर लगते हैं। 11 मामले लगे हुए हैं, 12 मामले लगे हुए हैं। एक तो ये मामला हो गया है, नहीं लगते। मैं इनका भी बात करूं, सूरज जी की भी बात करूं। सूरज के मामले में डाइंग डिक्लेरेशन है, पूरा 10 पेज का वो सुसाइड, 14 पेज का सुसाइड नोट लिख कर गया है, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन का कानून में बहुत बड़ा पावर होता है। डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर ना तो उनको गिरफ्तार किया गया, ना उनके जो हमारा राजस्थान का टीआई इनसे पैसे मांग रहा था वो निलंबित होना चाहिए था। डाइंग डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है। तीसरा मामला मैं इसमें बता रही हूँ आपको, जो ब्लाइंड हैं, हमारे बाहर खड़े हुए आफ्ताब जो हैं, आप जिनसे आपने बात करी अभी, उनके ऊपर दहेज हत्या का मामला, घरेलू हिंसा का मामला लग गया। वो तो 2 कदम चल नहीं सकते हैं। इस तरह के मामले हमारे पास इतने आ गए हैं कि ये बिल्कुल दिख ही रहे हैं कि ये फर्जी मामले हैं, और इनमें कोर्ट को प्रोसीजर फॉलो करना, कोर्ट अपना प्रोसीजर ही ये बना ले कि हम फर्जी मामले को कोर्ट नहीं बना सकता चंदना जी। मुझे लगता है ये कानून बनेगा, संशोधन होगा। बिल्कुल। और मेरा कहना है, देखिए चंदा जी अपनी तरफ सही हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं कानून समझता हूं, मेरा ये कहना है कि उनकी बात को ही रखते हुए मैंने कहा कि पहली ही पेशी पे मैं केस उड़ा दूं सामने वाले को बिना सुने, ये तो मुझे संविधान पावर ही नहीं देता जुडिशरी को। करेगा कैसे जी? उसमें प्रणाली दी हुई है कि मेरे को सामने वाले पक्षकार को बुलाना होगा, 60 दिन के अंदर उसको समय दिया जाएगा अपना जवाब देने के लिए। फिर वो 60 दिन में नहीं दे पाता तो उसको 30 दिन और एक्सटेंड दूंगा। एक सेकेंड, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं उसको भी क्लियर कर दूं, जुडिशरी भी 2 में डिवाइड, समय बहुत कम है। एक है लोअर जुडिशरी और एक है हायर जुडिशरी। जो लोअर जुडिशरी है वो तो बाउंड है, वो तो उसके पास वैसा इनहेरेंट पावर ही नहीं है कि वो अपने हिसाब से चले, उसको तो नियमावली के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ चंदा जी, जब भी कोई केस हुआ तो वो केस पहले कहाँ जाएगा? वो भोपाल न्यायालय, वो इंदौर न्यायालय, वो उज्जैन न्यायालय की फैमिली कोर्ट में जाएगा, जिसके पास एक रूल है, मैनुअल है, जिसके अकॉर्डिंगली उसको इस प्रोसीजर को फॉलो करके ही फैसला करना है। ये जो हम कहते हैं कि उनके पास बहुत वाइड एम्बिट पावर है जुडिशरी के पास, वो हम किसके लिए बोलते हैं? वो हम त्रिपाठी जी बोलते हैं हाई कोर्ट के लिए, वो हम बोलते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब जब कोई मैटर यहां से डिसाइड होकर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ में डिस्प्यूट आएगा, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो वो उसके अंदर एक वाइड स्पेक्ट्रम में इंटरप्रिटेशन करके नया कानून भी दे सकते हैं जी। लेकिन नीचे जो सबसे ज्यादा सब्सटेंशियल केसेस जो नीचे चल रहे हैं, उसके अंदर तो हमको न्याय प्रणाली को वो प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। योगराज जी हमारे साथ है। योगराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए वो डिस्कनेक्ट हो गए जी। आप शिल्पी जी बहुत संक्षेप में, 1 मिनट है, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में जी। जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं आप बोले फिर जी। दरअसल मैं ये बोलना चाह रहा था कि पहला तो ये, जैसे कि मेरे ऊपर जो ये बात हो रही थी कि 11 केसेस लगे हैं, तो ये इसीलिए क्योंकि किसी ने इनको, मेरी पत्नी को ये बोला कि भाई अगर 10-12 केसेस से ऊपर अगर किसी के ऊपर लग जाते तो उसे शायद जिला बदर कर दिया जाता है। तो इस चक्कर में वो मेरे ऊपर केस पे केस लगाती जा रही हैं। और उन्होंने क्या 11 केस भाई? एक दहेज उत्पीड़न का लग गया, दहेज एक्ट का लग गया, 3-4, ये 11 केस काहे के लग गए? इसमें 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस है, मेंटेनेंस के केस है, एक खुद की तरफ से, एक बच्चे की तरफ से, उसकी वसूली के 2 केसेस हैं, उसके बाद 2 केसेस हैं जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, ये सारे। मतलब मैं अगर मार्केट में उन्हें कहीं दिख गया तो उसके पास वाले थाने में जाके वो केस लगा देती है, क्योंकि मैं वहां प्रेजेंट था उस मार्केट में।
तो वहां जाके वो केस लगा दिया उन्होंने कि इन्होंने मेरे साथ जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करी, और एफआईआर दर्ज हो गई, और एफआईआर दर्ज हुई है और मुझे जमानत लेनी पड़ी है उस केस में। उसके अलावा मैं एक और सवाल ये पूछना चाहता हूं कि भाई इन्होंने एक केस दर्ज किया सपोज जान से मारने की धमकी और गाली गलौज का, ये केस मेरी पत्नी ने मुझ पे लगाया है, उसके सारे गवाह आके गवाही दे गए। अब मेरी पत्नी की गवाही की बारी आई तो क्योंकि उन्होंने झूठा केस लगाया और उन्हें मालूम है कि ये केस झूठा है तो वो गवाही देने ही नहीं आ रही। उनके 18 गिरफ्तारी वारंट निकाले गए, जज साहब ने उनके 18 गिरफ्तारी वारंट निकाले, उसके बाद भी वो नहीं आई। बड़ी मुश्किल से उन्हें प्रेशराइज करके कोर्ट में लाना पड़ा और तब उनकी गवाही करवाई गई। तो ये कैसा लॉ है कि भाई जब आपको दिख रहा है कि वो झूठ बोल रही है और 18 गिरफ्तारी वारंट के बाद भी नहीं आ रही तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता था? उस पर तो कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसमें फिर से और बात करेंगे। चंदना जी, आप जी बहुत थैंक्स आपको कि आपने हमारे पीड़ितों की इतनी बात सब तक पहुंचाई, और मैं आपको कितना थैंक करूं वही कम है। चलिए, हमारा समय, बहुत बहुत धन्यवाद चंदना जी आपका, संभव जी आपका, शिल्पी जी आपका, सूरज जी आपका और योगराज जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो हमारे देश की अदालतों में खड़ी कानून की देवी की आंखों पर बधी काली पट्टी तो हटा दी गई है, लेकिन अदालतें अब भी सबूत और गवाहों के मद्देनजर ही अपने फैसले सुनाती हैं। किसी देश में उसके नागरिकों के लिए बने कानून उन्हें सुरक्षा और अधिकार देने का काम करते हैं। उस देश की अदालतें इस बात की गारंटी देती हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन फरियादी को इंसाफ कब मिलेगा ये न तो कानून की किसी किताब में लिखा है और न ही अदालत में ऐसा कोई नियम है। लिहाजा किसी केस के दर्ज होने के बाद उसे पक्षकार किस सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं ये देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिसिंग का वो मॉडल जो किसी केस की तफ्तीश में तेजी और इतनी पारदर्शिता जरूर रखे जिससे पीड़ित को इंसाफ भी मिले और किसी के अधिकारों का हनन हो। वैसे भी हमारे देश में महिला और पुरुष दोनों को आज़ादी से जीने का अधिकार है। बहरहाल आज हमने जिस मुद्दे पर चर्चा की उस मुद्दे पर सरकार जरूर कोई ठोस कदम उठाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।